CH261 हॉरर सीरियल। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही बोली अंडरस्को। तो अगले दिन मुझे कूड़े वाले ने कहा, बहन जी आप अपने पति को नाम से बुलाती हैं? मैंने कहा हाँ, मैं अपने पति को नाम से बुलाती हूँ। कूड़े वाले ने कहा, लेकिन यहाँ कोई भी अपने पति को नाम से नहीं बुलाता। मुझे भी कूड़े वाले से बात करने में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा, अंडरस्को तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्या कहती है? तो वह बोला, अंडरस्को मेरी पत्नी मुझे प्रियतम कहती है। ये सुनकर तो राजवीर को खांसी आने लगी। अब आगे। रूही को राजवीर की हालत देखकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। रूही ने राजवीर की कमर पर हल्का हल्का सा हाथ मार कर रब किया। वही राजवीर की खांसी तो जैसे बढ़ती जा रही थी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि रूही अपने स्टैंडर्ड से धीरे धीरे गिरती जा रही है। अब वह कूड़े वाले से भी इंटरेस्टेड होकर बात करती है। वही रूही को मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। ये रोज का ही था। रूही राजवीर को रोज एक नया शौक दे देती थी, जिससे राजवीर सच में बहुत हैरान हो जाता था। राजवीर सोफे पर से उठते हुए बोला, अंडरस्को मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम डिनर लगा दो। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद दोनों ही डिनर कर रहे थे। रूही तो राजवीर को ही देख रही थी और अब तो राजवीर को भी रूही को ऐसे देखने की आदत हो गई थी। उसने रूही को अब टोकना ही बंद कर दिया था, लेकिन राजवीर को कहीं ना कहीं रूही का ऐसे देखना अच्छा लगता था। जो भी बात थी, लेकिन राजवीर इस बात से झुठला नहीं सकता था कि वह रूही से प्यार करता है। बस वह इसीलिए रूही के करीब नहीं जाता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वह रूही के प्यार में पूरी तरह ना पड़ जाए और रूही उसे छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि रूही की जिंदगी और राजवीर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। थोड़ी देर बाद राजवीर अपने कमरे में चला गया और रूही ने रोज की तरह किचन साफ किया। फिर रूही राजवीर के कमरे में आ गई। राजवीर इस वक्त बेड पर बैठा हुआ मोबाइल में बिजी था। रूही को देखकर उसने कहा, अंडरस्को आज नींद नहीं आई? रूही ने कहा, अंडरस्को नहीं, मेरा आज मूवी देखने का मन है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे कमरे में मूवी देख लूं, क्योंकि तुमने तो ये स्क्रीन अपने कमरे में ही लगवा रखी है। राजवीर बेड से उठ गया और बोला, अंडरस्को तो चलो ये स्क्रीन मैं तुम्हारे कमरे में लगा देता हूँ। रूही को अब राजवीर पर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, अंडरस्को राजवीर अब ऐसा भी क्या दूरियां कि मैं अब तुम्हारे कमरे में बैठकर मूवी भी नहीं देख सकती। खैर छोड़ो, मैं पूरा दिन तुम्हारा वेट करती हूँ और तुम आते हो 2 मिनट मेरे पास भी नहीं बैठते। कहते हुए रूही जानबूझकर कमरे से बाहर जाने लगी। राजवीर को लगा कि शायद उसने रूही को नाराज कर दिया, लेकिन रूही ने कहा तो सच ही था। राजवीर रूही के साथ टाइम नहीं बिताता था और वही रूही हर रोज पूरी मेहनत के साथ अपना काम करके राजवीर का इंतजार करती थी, इस उम्मीद में कि राजवीर आएगा और उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएगा। वही रूही चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर थोड़ा सा ही बाहर गई थी कि राजवीर ने कहा, अंडरस्को रूही रुको, मैं तो बस इसलिए कह रहा था ताकि तुम भी आराम से लेटकर मूवी देख सको। रूही ने पलटकर जानबूझकर नाराज होते हुए कहा, अंडरस्को लेटकर तो मैं तुम्हारे पास भी देख सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे अपने पास लेटने नहीं दोगे। खैर छोड़ो, रहने दो, मेरा मूड खराब हो गया। रूही जाने लगी तो राजीव ने उसकी कलाई पकड़कर रोकते हुए कहा, अंडरस्को रूही चलो आ जाओ, बैठो, देख लो जो मूवी तुम्हें देखनी है। रूही ने फिर भी राजवीर की तरफ नहीं देखा और जानबूझकर नाराज होने का नाटक करने लगी। राजवीर ने फिर कहा, अंडरस्को देखो रूही, तुम जानती हो मैं ज्यादा देर तक तुम्हें मना नहीं पाऊंगा, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ, देख लो जो मूवी तुम्हें देखनी है। इस बार रूही ने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को पक्का देखना, मना तो नहीं करोगे? राजवीर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को पक्का मना नहीं करूंगा। रूही ने जल्दी से अपना हाथ राजवीर की ओर बढ़कर कहा, अंडरस्को तो वादा करो कि मैं कोई भी मूवी देखूंगी, आप मना नहीं करेंगे। राजवीर को पहले तो बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन फिर उसने रूही के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा,
अंडरस्को, हाँ ठीक है, मैं मना नहीं करूँगा, देख लो। रूही खुश होकर बेड पर बैठने लगी, लेकिन फिर बैठते बैठते रुक गई और एक चेयर खींच कर लाई और फिर उस चेयर को राजवीर के बेड से सटा दी। रूही ने चेयर पर तशरीफ रखी और अपने पैर राजवीर के बेड पर फैला दिए और फिर राजवीर का थोड़ा सा कंबल अपने पैरों पर डाल दिया। वही राजवीर को मूवी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वह भी बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और अपने मोबाइल में फिर से बिजी हो गया। रूही ने रिमोट के बटन प्रेस करने शुरू किए और वह हर चैनल पर हॉरर मूवी ढूंढने लगी, लेकिन रूही को हॉरर मूवी मिल नहीं रही थी, इसलिए रूही को गुस्सा भी आ रहा था। उसने एक ही मिनट में 100 चैनल लगा दिए थे, लेकिन हॉरर मूवी एक पर भी नहीं आ रही थी। वही राजवीर अपने मोबाइल में बिजी था और मन ही मन सोच रहा था, अंडरस्को, यह ऐसे मूवी देखेगी, एक साथ 100 मूवी देख लेगी। रूही को ऐसे बेचैन देखकर राजवीर से रहा नहीं गया और उसने एक तंज भरी मुस्कान के साथ रूही को देखकर कहा, अंडरस्को, मेरे पास बैठने का बहाना ढूंढती हो। रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने भी फुल एटीट्यूड के साथ राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को, मैं छोटी हरकतें नहीं करती, यू नो मैं रघुवंशी फैमिली से हूँ, बहाने नहीं बनती, प्लानिंग करती हूँ। राजवीर रूही की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया। आखिर औरत के दिल में क्या है ये बात तो भगवान भी नहीं जानता था। वह तो फिर भी हमारा सीधा साधा राजवीर था, वह कैसे जानता कि रूही के दिल में क्या चल रहा है। राजवीर ने मुस्कुराकर रूही को देखा और रूही ने फुल एटीट्यूड के साथ मुस्कुराकर राजवीर को और फिर से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। इस बार रूही की किस्मत काम कर गई और उसने एक चैनल पर श्रापित इश्क सीरियल लगा लिया। रूही उसे इंटरेस्ट लेकर देखने लगी, वही राजवीर अपने मोबाइल में बिजी था, लेकिन बीच बीच में नज़र उठाकर सीरियल को भी देख लेता। तभी सीरियल में 2 लड़के जिनका नाम अभिमन्यु और युवराज था, वह एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहे थे। जैसे ही उस लड़की ने आंख खोली, उस लड़की के अंदर चित्रलेखा ने प्रवेश कर लिया। वह सीन इतना डरावना था कि रूही भी एक सेकंड के लिए डर गई, लेकिन उसने फिर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर तकिए को मुंह में रखकर उस सीन को देख रहा था। रूही को समझते देर नहीं लगी कि राजवीर को अब डर लग रहा है और रूही यही तो चाहती थी कि राजवीर को डर लगे। राजवीर को सीरियल में इंटरेस्ट तो आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। तभी सीरियल में अचानक की चित्रलेखा ने अभिमन्यु के गले को पकड़ लिया और राजवीर की हल्की सी चीख निकल गई। राजवीर ने तकिया उठाकर रूही को मारते हुए कहा, अंडरस्को, रूही, तुमने कहा था तुम मूवी देखोगी, तुम तो ये हॉरर सीरियल देखने लगी। राजवीर ने डरकर रूही को तकिया मारा तो रूही को भी हल्का सा गुस्सा आ गया। उसने भी तकिया उठाया और राजवीर के सिर पर मारकर कहा, अंडरस्को, अभी 2 मिनट पहले तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो देखूंगी उसे देखने दोगे, अब डरने लगे राजवीर, हॉरर मूवी से डरते हो क्या? अब राजवीर को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं हॉरर सीरियल या मूवी नहीं देखता। अब मुझे नींद आ रही है, बस जाओ, बाकी एपिसोड बाद में देख लेना। रूही ने कहा, अंडरस्को, नहीं, मुझे सीरियल में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं तो अभी देखूंगी। तुम्हें पता भी है ये फेमस राइटर मोनिका ध्रुव का श्रापित इश्क है, जिसे फर्स्ट प्राइज मिला है और अब इस पर सीरियल बन रहा है। भाई, सीरियल नहीं बन रहा है, ये झूठ है, वह मैंने बस अपनी कहानी का प्रमोशन किया है। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, मोनिका हो या सोनिका हो, इस सीरियल को जाकर अपने मोबाइल में देखो, मैं नहीं देख सकता। इतना कहकर राजवीर ने रूही के हाथ से रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। रूही को आप गुस्सा आ गया, उसने भी राजवीर के हाथ से रिमोट छीनकर कहा, अंडरस्को, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, जब मन में आता है प्रॉमिस कर लेते हो, जब मन में आता है प्रॉमिस तोड़ देते हो, मैं तो इसी सीरियल को देखूंगी। इतना कहकर उसने टीवी ऑन कर दिया और फिर से चेयर पर बैठकर सीरियल को देखने लगी। राजवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी नज़रें टीवी की ओर की और राजवीर को भी सीरियल में इंटरेस्ट आने लगा। दोनों ने ही सीरियल को देखा। बीच बीच में बहुत सारे डरावने सीन आ रहे थे। उस वक्त राजवीर खुद को तकिए में छुपा लेता था।
वहीं रूही तो बस राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर की ऐसी हरकतें रूही को अच्छी लग रही थी। यही एक वक्त था जब राजवीर किसी बच्चे की तरह डर जाता था, वरना तो राजवीर के सामने अच्छे अच्छे बड़े बच्चे बन जाते थे। राजवीर इंटरेस्ट लेकर सीरियल देख रहा था, वहीं रूही इंटरेस्ट लेकर राजवीर को। रूही को याद आया कि जब वह एक बार पार्टी में जा रहे थे तो कुछ लड़कों ने उन्हें छेड़ दिया था और उस वक्त राजवीर ने उन लड़कों को बहुत मारा था और फिर दोनों ही पुलिस स्टेशन गए थे और उस वक्त राजवीर ने उन लड़कों को बहुत मारा था और फिर दोनों ही लॉकअप में बंद थे। रूही जितनी पुरानी यादें याद करती उतना ही उसका प्यार राजवीर की तरफ बढ़ता, क्योंकि राजवीर ने कभी भी रूही के साथ मिसबिहेव नहीं किया था। वही राजवीर डर तो रहा था लेकिन सीरियल में इंटरेस्ट ले रहा था। आखिर वह सीरियल था ही इतना इंटरेस्टिंग। फाइनली दोनों ने रात के 1 बजे तक उस सीरियल को देखा। रूही ने फिर टीवी बंद करके कहा, अंडस्को राजवीर अब तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ। लेकिन राजवीर को अब डर लग रहा था, वह नहीं चाहता था कि रूही उस कमरे से चली जाए। लेकिन रूही को क्या कहकर रोकता, और अगर रोक भी लेता तो रूही सोती कहाँ। राजवीर के कमरे में सोफा भी नहीं था। वैसे तो राजवीर डर के मारे रूही से चिपक कर सोना चाहता था, पर ये सब करता कैसे। राजवीर के लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो गई थी। वहीं रूही अब तक धीरे धीरे राजवीर के कमरे से निकल गई। राजवीर ने भी जैसे तैसे अपने डर को कंट्रोल किया और डिसाइड किया कि वह अकेला सो जाएगा। वही रूही राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी हुई इंतजार कर रही थी कि कब राजवीर उसे कमरे में बुलाए, लेकिन राजवीर तो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था। राजवीर ने आज लाइट ऑफ नहीं की, वह लाइट ऑफ करना ही नहीं चाहता था। वही रूही सोच रही थी कि अब तक राजवीर ने उसे क्यों नहीं बुलाया। रूही बहुत देर तक राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी रही। रूही ने थोड़ा सा विंडो से झांक कर देखा तो राजवीर के कमरे की लाइट जली हुई थी। रूही ने अपनी बोए चढ़ाते हुए कहा, अंडस्को अच्छा तो जनाब अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। इतना कहकर रूही जल्दी से घर के बाहर गई, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा हुआ था। रूही ने उसमें से फ्यूज निकाल दिया और घर की लाइट चली गई। लाइट चली गई। अब तो राजवीर की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी और तभी उसने अपनी खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी जो शायद किसी पड़ोसी की थी और राजवीर अब डर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। वही राजीव की चीख सुनकर रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वह जल्दी से भागती हुई राजवीर के कमरे में आई। उसने राजवीर को देखकर कहा, अंडस्को क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। कमरे में थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी आ रही थी, पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने दोनों हाथ फैला दी। रूही जल्दी से गई और उसने राजवीर को अपनी बाहों में भर लिया। रूही के लिए बहुत सुकून भरा पल था। वही राजवीर तो अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रूही ने अपना चेहरा राजवीर की गर्दन पर छुपा लिया। रूही बहुत कसके राजवीर को गले लगा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह राजवीर के सीने में ही समा जाएगी। वहीं राजवीर भी अब अपने डर को काफी हद तक कंट्रोल कर चुका था। रूही ने महसूस किया कि राजवीर सच में डर गया। रूही ने राजवीर की कमर को रब करते हुए कहा, अंडस्को राजवीर कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, देखो सब कुछ ठीक है। रूही ने फिर राजवीर के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर किस करके कहा, अंडस्को राजवीर कुछ भी नहीं हुआ, भूत वूत कुछ नहीं होते। राजवीर अब काफी हद तक ठीक हो गया था। उसने रूही को बहुत गुस्से में देखा। CH-262 बुलेट कपल की सीरियस लड़ाई। रूही ने महसूस किया कि राजवीर सच में डर गया। रूही ने राजवीर की कमर को रब करते हुए कहा, अंडस्को राजवीर कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, देखो सब कुछ ठीक है। रूही ने फिर राजवीर के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर किस करके कहा, अंडस्को राजवीर कुछ भी नहीं हुआ, भूत वूत कुछ नहीं होते। राजवीर अब काफी हद तक ठीक हो गया था। उसने रूही को बहुत गुस्से में देखा। अब आगे राजवीर गुस्से में रूही को देख रहा था। राजवीर को अंधेरे में रूही की शक्ल ठीक से तो दिखाई नहीं दे रही थी,
लेकिन इतना समझ गया था कि रूही के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट है। राजवीर को गुस्से में देखकर रूही ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ, अब डर नहीं लग रहा? गुस्सा आ रहा है? राजवीर ने रूही को कसकर गले लगा लिया और अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहा, अंडस्को, चटोरी बिल्ली, तुमने जानबूझकर हॉरर सीरियल लगाया ना ताकि मैं डर जाऊं। रूही को हंसी तो आ रही थी लेकिन फिलहाल वह हंसना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि राजवीर ने जो कहा वह बिल्कुल सच था। इतने में राजवीर ने अपनी पकड़ फिर से कस दी। रूही ने राजवीर के कंधे पर मारते हुए कहा, अंडस्को, राजवीर, इतनी जोर से गले मत लगाओ, सच में मेरी हड्डियां टूट जाएगी। राजवीर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन फिर गुस्से में कहा, अंडस्को, चटोरी बिल्ली, तुम सच में शिवाय की बहन हो। तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा खुराफात भरी है, जिसे तुम मुझ पर ही निकलती हो। आज के बाद इस घर में कोई हॉरर सीरियल नहीं देखा जाएगा और ना ही कोई हॉरर मूवी। राजवीर का गुस्सा कम, नाराजगी ज्यादा लग रही थी, जिसे देखकर रूही मन ही मन खुश हो रही थी। फाइनली रूही ने अपनी गलती मानते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा तुम सो जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कोई हॉरर मूवी नहीं देखूंगी, ना ही कोई हॉरर सीरियल देखूंगी, और श्रापित इश्क तो बिल्कुल नहीं देखूंगी। रूही ने फिर राजवीर के तकिए को सही करते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा अब तुम लेट जाओ। राजवीर लेट गया। रूही राजवीर के पास ही बैठी रही। रूही ने कहा, अंडस्को, अच्छा अब मैं जाऊं? राजवीर ने रूही की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर खींच लिया और अपनी बाहें रूही के कमर पर कसते हुए कहा, अंडस्को, अब तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, चुपचाप ऐसे ही लेटी रहो, आज तुम मेरे पास ही सो जाओ। रूही ने तो सुकून से अपना सिर राजवीर के सीने पर रख दिया और अपनी बाजें राजवीर के कंधे पर रख ली। राजवीर ने रूही को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे रूही को छोड़ देगा तो रूही गायब हो जाएगी। वही रूही भी ऐसे मौके पर सिर्फ राजवीर को महसूस करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। रूही की आंखों से खुशी का एक आंसू बह गया और तभी उसने खर्राटों की आवाज सुनी जो राजवीर की थी। राजवीर धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। रूही ने राजवीर के खर्राटों मारने की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से हल्के से 2 थप्पड़ राजवीर के गाल पर लगा दिए। राजवीर नींद में था, उसे एहसास ही नहीं हुआ, पर थप्पड़ लगाने से राजवीर का खर्राटे लेना बंद हो गया। रूही ने भी मुस्कुराकर अपना चेहरा फिर से राजवीर की गर्दन में छुपा लिया और धीरे धीरे रूही भी नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह राजवीर सो रहा था। रूही ने राजवीर के कंधे पर सिर रखा हुआ था। राजवीर ने अपनी दोनों बाहें अब भी रूही पर लपेट रखी थी। वही रूही बहुत देर पहले ही उठ गई थी, लेकिन वह राजवीर से दूर नहीं हुई, बस राजवीर को ही देखती रही। थोड़ी देर बाद राजवीर ने आंखें खोली तो उसके सामने रूही का चेहरा था। राजवीर ने झुककर रूही के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को, गुड मॉर्निंग चटोरी बिल्ली। रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और तभी राजवीर ने अचानक की आंखें खोली और गुस्से में बोला, अंडस्को, चटोरी बिल्ली, आज के बाद ऐसा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राजवीर कपबोर्ड के पास गया। उसने टॉवल निकाला और वॉशरूम में चला गया। वहीं राजवीर के जाते ही रूही जोर जोर से हंसने लगी। हंसी तो राजवीर को भी आ रही थी, लेकिन वह हंसा नहीं, चुपचाप मिरर के सामने खड़ा होकर ब्रश करने लगा। रूही भी अपने कमरे में चली गई। दिन हो गया था तो सूरज की रोशनी घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रूही ने महसूस नहीं किया कि उसने फ्यूज निकाला हुआ है और वह अपने डेली न्यूज के काम करने लगी। थोड़ी देर बाद रूही ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। वही राजवीर तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास आया। उसने अपनी चेयर खींची और तभी किसी ने डोरबेल बजाई। रूही ने राजवीर को देखकर कहा, अंडस्को, शायद कूड़े वाला आ गया। राजवीर के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। फिर वह गेट पर गया तो सच में कूड़े वाला खड़ा था। राजवीर ने कूड़े की पन्नी उस आदमी को दे दी और बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, अंडस्को, शक्ल इसकी कूड़ेदान जैसी है, पत्नी इसे प्रियतम कहती है कुछ भी। तभी उसकी नज़र बाहर पड़े हुए फ्यूज पर गई।
राजवीर ने फ्यूज देखा तो झुककर उसे उठा लिया। राजवीर जो कि अब हल्के गुस्से में था, उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उस फ्यूज को लेकर अंदर आया और उसने रूही को फ्यूज दिखाते हुए कहा, अंडस्को, रूही ये क्या है? अब रूही सीरियस हो गई। रूही कुछ नहीं बोली। राजवीर ने रूही को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रूही भी समझ रही थी कि कल रात तो राजवीर ना के बराबर गुस्से में था, लेकिन इस वक्त राजवीर बहुत गुस्से में है। रूही अपनी सफाई में कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर उस फ्यूज को लेकर घर से बाहर चला गया और उसने वह फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा दिया। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। राजवीर फिर अंदर आया और रूही को गुस्से में घूर कर बोला, अंडस्को, तो तुमने जानबूझकर हॉरर सीरियल तो लगाया ही, घर का फ्यूज भी तुमने हटा दिया ताकि मुझे और डर लगे। रूही कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजर झुकाए खड़ी रही। वह जानती थी कि राजवीर इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर उसने कुछ भी कहने की कोशिश की तो राजवीर का गुस्सा दुगना हो जाएगा। वैसे भी राजवीर गलत नहीं कह रहा था, उसका गुस्सा जायज था। राजवीर ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को, बताओ रूही ये सब क्यों किया? बस मुझे डराने के लिए तुमने ये सब कर दिया। रूही कुछ नहीं बोली। रूही को चुप देखकर राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया। उसने डाइनिंग टेबल की एक चेयर उठाई और उसे गुस्से में हॉल में दे मारा। वह चेयर टुकड़े टुकड़े हो गई। वही रूही ने जब ये सब देखा तो एकदम से सहम गई। रूही ने राजवीर का गुस्सा देखा तो था, लेकिन आज राजवीर हद से ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि उसे रूही के सामने डरना नहीं था, लेकिन फिर भी वह रूही के सामने डरने लगा। शायद राजवीर का हट हो गया कि रूही डर नहीं रही और वह डर रहा है। शायद वह अपनी कमजोरी रूही को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वही रूही ने उसकी कमजोर नस पकड़ ली थी। राजवीर ने फिर से रूही को देखकर कहा, अंडस्को, आखिर चाहती क्या हो तुम? चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? ऐसी हरकतें करके मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरा अंदर से मन ही नहीं करता तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का। तुम मेरे मन को नहीं बदल सकती तो बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। रूही ने इस बार अपनी सफाई देते हुए कहा, अंडस्को, राजवीर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना रिएक्ट करोगे, वरना मैं ये सब कभी नहीं करती। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ये सब नहीं करूँगी। कहते हुए रूही की आंखों में पानी आ गया, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजवीर रूही पर अब गुस्सा भी नहीं करना चाहता था। राजवीर अपने कमरे में गया। उसने अपने लैपटॉप का बैग उठाया, फोन उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। रूही ने राजवीर को रोकते हुए कहा, अंडस्को, राजवीर, कम से कम खाना तो खा कर जाओ। राजवीर ने पलटकर रूही को देखा और दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाना। वैसे भी तुम्हारी हरकतों से मेरा पेट भर गया है, अब गले से निवाला नहीं उतरेगा। इतना कहकर राजवीर वहां से निकल गया और थोड़ी ही देर में रूही के कानों में बुलेट के स्टार्ट होने की आवाज आई। रूही ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू बह गए। जितना खुश थी सुबह, उतनी ही उदास हो गई। वही राजवीर गुस्से में बुलेट चला रहा था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने रूही पर अपना गुस्सा क्यों निकाला। फिर भी कहीं ना कहीं राजवीर के ईगो को चोट लग गई कि उसकी कमजोरी रूही के हाथ आ गई। इसलिए भी राजवीर रूही पर गुस्सा था और थोड़ी देर बाद राजवीर ने बुलेट रघुवंशी मैंशन के बाहर रोकी। राजवीर गुस्से में बुलेट से उतरा, बिल्डिंग के अंदर चला गया। राजवीर अपने केबिन की ओर जा रहा था और तभी उसकी टक्कर हर्षवर्धन से हो गई। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, अंडस्को, राजवीर, क्या हुआ? ध्यान कहाँ है? राजवीर को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस्को, चाचू, मैं देखकर चल रहा था, आपका ध्यान कहीं और था। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि राजवीर गुस्से में है। राजवीर जैसे ही 2 कदम आगे चला, हर्षवर्धन ने राजवीर की बाजू पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचते हुए कहा, अंडस्को, गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? क्या रूही ने कुछ कहा? रूही का जिक्र आते ही राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया और उसने अपना गुस्सा हर्षवर्धन पर निकालते हुए कहा, अंडस्को, आप अपनी बेटी को घर क्यों नहीं ले आते? उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है।
आप भी जानते हैं मेरा और रूही का कुछ नहीं हो सकता, फिर भी आप इस रिश्ते को खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं आपकी बेटी को कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं दे पाऊंगा। उसके बावजूद आपने रूही को मेरे पल्ले बांध दिया और अब वह रूही जो हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है और मेरा दिमाग खराब करती रहती है। राजवीर की बात सुनकर हर्षवर्धन हैरान था। राजवीर ने कभी भी हर्षवर्धन से ऐसी बात नहीं की थी। वही हर्षवर्धन ने जब भी राजवीर और रूही को देखा था तो उसका दिल यही कहता था कि ये दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन आज राजवीर के गुस्से को देखकर हर्षवर्धन को अपना डिसीजन गलत लगने लगा। उसे लगा कि वह रूही के साथ साथ राजवीर की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहा है। हर्षवर्धन ने बातों को संभालते हुए कहा, अंडस्को, राजवीर हुआ क्या है मुझे बताओ। मैं रूही से बात करता हूँ। राजवीर ने कहा, अंडस्को, क्या बात करेंगे आप रूही से? अगर रूही से पहले ही बात कर लेते तो वह अभय के बारे में आपको बता देती, लेकिन आप लोगों ने तो रूही के ऊपर अपना डिसीजन थोप दिया और अब वह अपने प्यार का झुनझुना लेकर मेरे पीछे बजाती घूमती है। इस वजह से मैं इरिटेट हो जाता हूँ। राजवीर की बात सुनकर हर्षवर्धन फिर से हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह राजवीर से बात कर रहा है। वह राजवीर जो हमेशा शांति से जवाब देता था, वह राजवीर जिसे गुस्सा नहीं आता था, वह राजवीर जो रघुवंशी मेंशन में सबसे ज्यादा समझदार था। हर्षवर्धन ने राजवीर की दोनों बाजू को पकड़कर हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ रूही से। अगर तुम दोनों अलग होकर खुश हो तो मैं रूही को तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए मना लूंगा, पर तुम अपना मूड मत खराब करो, समझे? हर्षवर्धन ने बड़े प्यार से राजवीर के गालों को सहलाया। राजवीर का मूड अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने इस बार हर्षवर्धन के मन को रखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और अपने केबिन की ओर चला गया। हर्षवर्धन अपने केबिन में आया और चेयर पर बैठकर टेक लगाकर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। हर्षवर्धन को बार बार राजवीर का बिहेवियर याद आ रहा था, जिसे याद करके हर्षवर्धन के सिर में दर्द हो गया। तभी हर्षवर्धन के केबिन का गेट खुला और हर्षवर्धन के मैनेजर ने कहा, अंडस्को, सर में आई कम इन। हर्षवर्धन ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, मुझे भी डिस्टर्ब मत करो, कितना भी जरूरी काम है बाद में आना, मेरे सिर में दर्द है। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें नहीं खोली और मैनेजर वापस चला गया। हर्षवर्धन 20-25 मिनट तक ऐसे ही चेयर पर लेटा रहा। अचानक ही उसके मुंह से निकला, अंडस्को, ओ जी, एक कप चाय दे दो। अगले ही पल हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही हीर से चाय मांग ली। लेकिन तभी उसकी टेबल पर किसी ने एक कप रखी। तभी हर्षवर्धन के कानों में आवाज आई, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, आपकी चाय। हर्षवर्धन ने आंखें खोलकर देखा तो सामने हीर खड़ी थी। हीर को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वही हीर भी समझ गई कि हर्षवर्धन किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। हीर पूछना चाहती थी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। हीर के मन में हजार सवाल घूम रहे थे। वह अपने साहब को ऐसे परेशान नहीं देख सकती थी। वही हर्षवर्धन ने हीर को देखकर सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठने का इशारा किया। हीर चेयर पर बैठ गई। दोनों ही बोल नहीं रहे थे। हीर कुछ पूछना चाहती थी और हर्षवर्धन फिलहाल बताने के मूड में नहीं था। CH-263 हर्षवर्धन का गुस्सा। हीर पूछना चाहती थी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। हीर के मन में हजार सवाल घूम रहे थे। वह अपने साहब को ऐसे परेशान नहीं देख सकती थी। वही हर्षवर्धन ने हीर को देखकर सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठने का इशारा किया। हीर चेयर पर बैठ गई। दोनों ही बोल नहीं रहे थे। हीर कुछ पूछना चाहती थी और हर्षवर्धन वो फिलहाल बताने के मूड में नहीं था। अब आगे। हीर अब भी हर्षवर्धन को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि शायद हर्षवर्धन खुद ही कुछ कह दे, लेकिन हर्षवर्धन कुछ भी नहीं कहना चाहता था। उसके सिर में बहुत दर्द था, लेकिन वह धीरे धीरे हीर के सामने चाय पी रहा था। आज उसने कितने महीनों बाद हीर के हाथ की चाय पी थी, जो उसकी दर्द की दवा थी। हीर ने डिसाइड किया कि वह खुद ही हर्षवर्धन से पूछ लेगी। हीर जैसे ही बोलने को हुई, तभी हर्षवर्धन के केबिन का गेट खुला और पैंथर अंदर आया।
पेंथर ने हीर को देखकर कहा, अंडरस्को, आपकी शूटिंग का टाइम हो गया है, चलिए। हीर ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि इस वक्त वह हर्षवर्धन के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती है। हीर ने एक बार हर्षवर्धन की तरफ उदास मन से देखा और हर्षवर्धन ने पलकें झपका दी। दोनों ने आंखों आंखों में ही बात कर ली और हीर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर का दिमाग खराब हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने पहले रूही पर गुस्सा किया और फिर हर्षवर्धन पर, लेकिन आज राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ रूही रो रही थी। करीब 1 घंटा रोने के बाद रूही ने खुद को संभाल लिया और फिर मिरर के सामने जाकर खुद से बोली, अंडरस्को, रूही, तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तूने भी तो राजवीर को कितना परेशान किया है, कभी भी राजवीर की फीलिंग की कदर नहीं की। आज राजवीर तुझे वही दे रहा है जो तूने उसे दिया है, लेकिन राजवीर तो नहीं रोया, तो तू क्यों रो रही है? तू भी मत रो, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है। तू तो अभी से हार मान गई। मैं हार नहीं मान सकती। मैं हार क्यों मानूंगी? मैं अभी राजवीर के पसंद का लंच बनाऊंगी और राजवीर के पास जाऊंगी, उसे प्यार से सॉरी कहूंगी तो राजवीर मान जाएगा। वैसे भी राजवीर की फितरत में गुस्सा करना है ही नहीं। शायद राजवीर का मूड खराब हो गया, इस वजह से वह इतना गुस्सा कर रहा था। चल रूही, फटाफट से राजवीर के लिए अच्छा सा लंच बना। अपने आप से बातें करने के बाद रूही किचन में चली गई। रूही ने 1 घंटे में राजवीर के लिए अच्छा सा लंच तैयार किया। अपने कमरे में जाकर अच्छे से रेडी हुई। रूही वैसे तो राजवीर को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा इंडियन ड्रेस पहनती थी, लेकिन आज उसे अपनी सारी ड्रेस पुरानी लग रही थी, इसलिए उसने जीन्स और लॉन्ग कुर्ती पहनी जिसमें उसे इंडियन और वेस्टर्न दोनों लुक मिल रही थी। रूही अच्छे से रेडी होकर लंच लेकर रघुवंशी इंडस्ट्रीज आ गई। रूही जैसे जैसे कॉरिडोर से गुजर रही थी, आने जाने वाला हर एक एम्प्लॉय रूही को ग्रीट कर रहा था और रूही भी मुस्कुराकर उन्हें रिप्लाई कर रही थी। रूही बहुत ज्यादा तो खुश नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था कि वह राजवीर को मना लेगी। आखिर उसने राजवीर की पसंद का खाना जो बनाया था, और वैसे भी राजवीर और रूही की आर्गुमेंट को कई घंटे बीत चुके थे, इसलिए भी रूही को लगा कि राजवीर का मूड ठीक हो गया होगा। रूही को टेंशन तो हो रही थी कि पता नहीं राजवीर मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी था कि राजवीर जरूर मान जाएगा। यही सब सोच सोचकर उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और राजवीर के केबिन की ओर बढ़ गई। रूही ने राजवीर के केबिन के हैंडल को पकड़ा और गहरी सांस लेकर बाहर फूंक छोड़ी। फिर राजवीर के केबिन का गेट खोल दिया। रूही की नज़र राजवीर से टकराई। वही राजवीर जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने अपना चेहरा उठाकर रूही को देखा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। राजवीर को देखकर रूही की दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ गई। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर केबिन के अंदर आई। राजवीर रूही को ही देख रहा था। रूही ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को राजवीर। राजवीर बोला, अंडरस्को, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। इस वक्त राजवीर के लहजे में नरमाई थी। रूही ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, अंडरस्को राजवीर, वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। रूही को राजवीर से माफ़ी मांगने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ रही थी। ऐसा तो नहीं था कि रूही की गलती थी, लेकिन फिर भी रूही की थोड़ी सी शरारत की वजह से राजवीर का ईगो हर्ट हो गया था। राजवीर ने फिर कहा, अंडरस्को बोलो रूही, मैं सुन रहा हूँ। रूही ने कहा, अंडरस्को राजवीर। रूही अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, इतने में केबिन का गेट खुला। दोनों ने केबिन की गेट की तरफ देखा तो वहां हर्षवर्धन खड़ा था। इस वक्त हर्षवर्धन गुस्से में था। रूही हर्षवर्धन को देखकर समझ गई उसके चाचू गुस्से में है, लेकिन गुस्से में क्यों है रूही नहीं जानती थी। वही हर्षवर्धन को देखकर राजवीर अपनी चेयर से खड़ा हो गया। हर्षवर्धन केबिन के अंदर आया और उसने रूही की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और लगभग चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को प्रॉब्लम क्या है रूही तुम्हारी? क्यों मेरा जीना हराम किया हुआ है? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए कि तुम सुधर जाओ?
हर्षवर्धन ने रूही पर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन आज जितना गुस्सा तो कभी नहीं किया। आज तो हर्षवर्धन के लगे में बिल्कुल भी नेरमाई नहीं थी। इनफैक्ट वह और ज्यादा गुस्से में रूही से बात कर रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे देखकर रूही के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके चाचू उसे किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने फिर कहा, अंडस्को, बताओ रूही, क्या करूं मैं ऐसा कि तुम सुधर जाओ, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ हो जाए। पहले तुमने हमसे अभय के बारे में छुपाया, उसके बाद अभय के साथ भागने के लिए तैयार हो गई। जब मैंने तुम्हारी शादी राजवीर से की तो तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी और अब आए दिन तुम राजवीर को परेशान करती हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से राजवीर पहली बार मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया। आज से पहले राजवीर ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी की वजह से राजवीर मुझ पर चिल्ला रहा था। अब तो रूही की आंखें नम हो गई। रूही अपने चाचू के गले लगाकर रोना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वह तो राजवीर से प्यार करती है। उसने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था ताकि राजवीर से थोड़ी सी नज़दीकी हो जाए, लेकिन राजवीर ने तो न जाने चाचू से क्या क्या कह दिया, जिस वजह से हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन फिर से चिल्लाया, अंडस्को, कुछ पूछ रहा हूँ रूही, साफ साफ क्यों नहीं बता देती तुम्हें क्या चाहिए। रूही जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी। रूही और राजवीर के बीच इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं थी कि राजवीर चाचू को इन्वॉल्व कर ले, बात भी नहीं तो पता नहीं चाचू को क्या कुछ कह दिया। लेकिन रूही तो अपनी सफाई भी नहीं दे सकती थी। क्या कहती वह अपने चाचू से कि वह राजवीर के नज़दीक जाना चाहती है और राजवीर उसे इग्नोर करता है। रूही ने एक नज़र राजवीर को देखा, उस नज़र में एक उम्मीद थी। जब जब हर्षवर्धन ने रूही पर गुस्सा किया था तो राजवीर ने ही उसे बचाया था, लेकिन आज राजवीर अपनी चेयर के पास ही खड़ा रहा, एक बार भी हर्षवर्धन को रोकने की कोशिश नहीं की। रूही कुछ बोल नहीं रही थी, उसके पास तो शब्द ही नहीं थे और यही बात हर्षवर्धन को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। हर्षवर्धन ने फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, अंडस्को, मुझे अभी के अभी राजवीर और रूही के डाइवर्स के पेपर चाहिए। ये सुनते ही रूही के कान खड़े हो गए। रूही ने राजवीर की तरफ देखकर ना में एक गर्दन हिला दी। वहीं राजवीर ने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वह राजवीर की वजह से हुआ। उसमें रूही की गलती नहीं थी और राजवीर ये बात समझ भी रहा था। हर्षवर्धन ने फिर से रूही को गुस्से में देखकर कहा, अंडस्को, मत बोलो कुछ, मत बताओ कुछ, तुम्हारी आदत हो गई है रूही, तुम किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन मैं अब और राजवीर की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने डाइवोर्स पेपर बनवा दिए हैं, तुम अभी के अभी उन पेपर पर साइन करोगी। रूही की आंखों से आंसू गिर गए। उसने हर्षवर्धन की तरफ देखकर ना में ही गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने और ज्यादा चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, रूही, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं राजवीर को जबरदस्ती के रिश्ते में बांधकर नहीं रख सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हारी जिंदगी बनाने के चक्कर में राजवीर की जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम्हारा राजवीर का कोई मेल नहीं। राजवीर जितना साधारण है तुम उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ी देर में केबिन में एक आदमी आया और उसने पेपर हर्षवर्धन के हाथ में रख दिए। हर्षवर्धन ने पेपर रूही की तरफ बढ़ाए और कहा, अंडस्को, साइन करो। रूही ने नामे गर्दन हिला दी। रूही की आंखों से झरने की तरह पानी बह रहा था। बोलने की हालत तो रूही की थी ही नहीं, वह बोलती भी तो हर्षवर्धन को कैसे समझाती। रूही ने तो उम्मीद भरी नजरों से राजवीर को भी देख लिया था और राजवीर ने अपनी नज़र झुका ली। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वह सिचुएशन से कैसे निकले। वह तो इतने अच्छे से खुद को तैयार करके लाई थी ताकि उसके और राजवीर के बीच में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। अब रूही का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। इतने में हर्षवर्धन फिर चिल्लाया, अंडस्को, रूही, साइन करो। इतना कहकर हर्षवर्धन ने पेन रूही की तरफ बढ़ा दिया। रूही के हाथ कांपने लगे।
पर रूही ने जो लंच पकड़ा हुआ था उस पर उसकी पकड़ कस गई। हर्षवर्धन को अब खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन को भी गुस्सा आ रहा था कि रूही की वजह से राजवीर ने उसके साथ ऊंची आवाज में बात करी। वह राजवीर जो कभी हर्षवर्धन की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता था, हर्षवर्धन की रिस्पेक्ट करता था, हर्षवर्धन को नाज था राजवीर पर, लेकिन आज वह सब कुछ एक झटके में रूही की वजह से खत्म हो गया। हर्षवर्धन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसका हाथ रूही को मारने के लिए उठ गया, लेकिन हर्षवर्धन रूही को मार पता उससे पहले ही राजवीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को, बहुत हुआ राजवीर, अब 1 मिनट भी मैं तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहने दूंगा। या तो रूही पर साइन करेगी, वरना आज इसे मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना ही होगा। रूही के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वह तो बिना रोए ही बहता जा रहे थे। रूही की आंख नाक लाल हो गई थी, उसके गाल भी हल्के हल्के गुलाबी हो गए थे। राजवीर ने रूही को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम घर जाओ। और तभी हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, रूही घर नहीं जाएगी, रूही अब मेंशन वापस जाएगी, अभी के अभी इस पर साइन करेगी और मेंशन जाएगी और वह तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी। बहुत हो गया, मैं अब और तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोच सोच कर पागल नहीं होना चाहता। मेरे सिर पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सोचा था तुम दोनों की शादी कर दूंगा तो रूही की जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन इस रूही ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया। मैं लगभग पागल हो रहा हूँ। राजवीर ने हर्षवर्धन को संभालते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू प्लीज गुस्सा मत होइए। फिर उसने रूही को देखकर कहा, अंडरस्को, रूही मैंने कहा ना घर जाओ। रूही जो अब तक हैरानी से अपने चाचू का गुस्सा देख रही थी, अपने चाचू का चिल्लाना बर्दाश्त कर रही थी, उसने अपने कैप्टे हाथों से लंच को राजवीर की टेबल पर रखा और धीरे से राजवीर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, इसमें तुम्हारी पसंद का खाना है, खा लेना, सुबह भी कुछ नहीं खाया था। रूही ने राजवीर की तरफ नहीं देखा, अब वह राजवीर की तरफ देखना ही नहीं चाहती थी और चुपचाप केबिन से बाहर चली गई। रूही अपने आंसू साफ करती हुई केबिन के बाहर आकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई। रूही धीरे धीरे सुबकती हुई बैठने लगी, लेकिन रूही वहां रोना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बैठने के बाद रूही खड़ी हुई और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर जाने लगी और तभी उसकी टक्कर शिवाय से हो गई। शिवाय ने रूही को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रूही बहुत रोई है। रूही का चेहरा रोने की वजह से सूज गया था। शिवाय ने फिक्र करते हुए कहा, अंडरस्को, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? राजवीर से लड़ाई हुई। रूही के सिर में इस वक्त बहुत दर्द था। जो कुछ भी केबिन में हुआ उसकी वजह से रूही का सिर भी दर्द से फट रहा था। रूही ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, भैया मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है। लेकिन रूही की हालत देखकर शिवाय की फिक्र बढ़ती जा रही थी। शिवाय ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने केबिन में लेकर आया। शिवाय ने रूही को सोफे पर बिठाया और खुद पंजों के बल बैठ गया। CH 264 राजवीर शिवाय की लड़ाई। रूही के सिर में इस वक्त बहुत दर्द था। जो कुछ भी केबिन में हुआ उसकी वजह से रूही का सिर भी दर्द से फट रहा था। रूही ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, भैया मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है। लेकिन रूही की हालत देखकर शिवाय की फिक्र बढ़ती जा रही थी। शिवाय ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने केबिन में लेकर आया। शिवाय ने रूही को सोफे पर बिठाया और खुद पंजों के बल बैठ गया। अब आगे रूही रोना कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन आज उसका रोना जैसे उसके हाथ में था ही नहीं। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। शिवाय का सपोर्ट मिलकर वह और ज्यादा रोने लगी। उसने झुककर शिवाय को गले लगा लिया। शिवाय ने भी अपनी बहन के बालों को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को, रूही क्या हुआ है, मुझे बताओ तो। लेकिन रूही तो जैसे आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिवाय के कई बार पूछने पर रूही ने कहा, अंडरस्को, शिवाय भैया आज पहली बार महसूस हो रहा है कि काश मेरी माँ होती, काश चाची घर पर होती, तो मैं उन्हें अपने दिल की बात बता देती।
अब मैं आपको क्या बताऊं। जैसे जैसे रूही बोल रही थी, शिवाय को इतना तो समझ आ गया कि कुछ ऐसा है जिसे वह अपने भाइयों और चाचू के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन शिवाय भी क्या करता वह जानना चाहता था कि आखिर वह रो क्यों रही है। शिवाय ने रूही को खुद से दूर किया और एक चेयर लेकर आया। शिवाय चेयर पर बैठा, उसने रूही के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, अंडस्को, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि मैं लड़का हूँ, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि तुम अपने दिल की बात मुझे नहीं बता सकती, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि सामने तुम्हारा भाई बैठा है। अब जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वह बता दो, जो भी तुम्हारे दिल में है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम रो क्यों रही हो, और जानकर ही रहूंगा। शिवाय की बात सुनकर रूही और जोर जोर से रोने लगी। शिवाय को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह रूही को कैसे समझाए। शिवाय ने पानी लिया और रूही को दिया। रूही ने पानी पी लिया। शिवाय ने कहा, अंडस्को, रूही अपने दिल की बात नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा हुआ क्या है। मुझे कुछ तो बताओ। रूही ने सुबकते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय भैया राजवीर मेरे पास नहीं आते, मेरे करीब नहीं आते, और कल मैंने उन्हें अपने करीब करने के लिए थोड़ा सा मजाक कर दिया और उनका ईगो हर्ट हो गया, इतना हर्ट हो गया कि मुझे वह डाइवोर्स देने पर उतारू हो गए। कल रात से लेकर अब तक की जितनी भी बातें थी, रूही ने शिवाय को बेझिझक बता दी। शिवाय ने रूही को फिर से अपने सीने से लगा लिया, उसकी कमर को रब करते हुए कहा, अंडस्को, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। राजवीर को अपने किए की सजा भी मिलेगी और वह तुमसे आकर माफी भी मांगेगा। बहुत हो गया राजवीर का, मानता हूं कि मैं उसे बहुत समझदार समझता हूं, लेकिन कोई मेरी बहन को रुलाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम घर जाओ। शिवाय ने रूही को बहुत समझाया और घर भेज दिया। शिवाय को अब गुस्सा आने लगा, उसे राजवीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शिवाय ने जब से अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे थे, उसका मन कर रहा था कि राजवीर को उठाकर पटक दे, लेकिन राजवीर भी शरीर में शिवाय से थोड़ा सा ज्यादा ही था, कम नहीं था। शिवाय काफी देर तक अपनी केबिन में चक्कर लगाता रहा और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा, लेकिन आज तो जैसे शिवाय का गुस्सा भी कंट्रोल से बाहर था। अब तो शिवाय से बर्दाश्त नहीं हुआ। शिवाय सीधा गया राजवीर के केबिन में। राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही बात कर रहे थे। शिवाय ने कुछ नहीं सोचा और जाकर राजवीर के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। ये देखकर हर्षवर्धन की तो आंखें खुली की खुली रह गई। हर्षवर्धन ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे लगभग पीछे की ओर धकेलते हुए चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, तमीज केबिन में छोड़कर आए हो। शिवाय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवीर पर हाथ उठाने की। शिवाय को तो गुस्सा आ रहा था। उसने हर्षवर्धन को खुद से दूर किया और जाकर राजवीर के मुंह पर एक और पंच जड़ दिया और फिर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, हाथ नहीं, आज तो मैं इस पर पैर भी उठाऊंगा। साले की हिम्मत कैसे हुई रूही को रुलाने की, खुद को समझता क्या है। शिवाय गुस्से में राजवीर को 2 पंच मार चुका था। शिवाय ने राजवीर को मारने के लिए जैसे ही तीसरी बार पंच बनाया, रिजीवर ने उसका हाथ वही पकड़ लिया और गुस्से में एक पंच शिवाय के मुंह पर जड़ दिया। शिवाय भी 2 कदम पीछे हट गया। अब तो शिवाय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। शिवाय आगे आया और उसने राजवीर के कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। राजवीर भी शिवाय से पीटने के लिए रघुवंशी इंडस्ट्रीज नहीं आया था। उसने भी शिवाय के एक हाथ को पकड़ा और पीछे की ओर मोड़कर दीवार से लगा दिया। हर्षवर्धन उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ही अलग नहीं हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे थे। ये पहली बार था जब शिवाय ने राजवीर पर हाथ उठाया था, वरना तो शिवाय हमेशा से ही राजवीर की रिस्पेक्ट करता था और राजवीर भी बदले में शिवाय की रिस्पेक्ट करता था। लेकिन आज दोनों ने अपनी अपनी रिस्पेक्ट साइड में रखी और एक दूसरे को मारने लगे। वही हर्षवर्धन तो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। शिवाय ने राजवीर को मारकर कहा, अंडस्को, साले मेरी बहन को डिवोर्स देगा। तेरी औकात भी है मेरी बहन को डिवोर्स देने की। मेरी बहन ही पागल है जो तेरे पीछे लैला बनकर घूम रही है, वरना तू तो नित्या को ही डिजर्व करता है।
जब वह तुझे बेचकर खा जाती तब तुझे पता चलता। राजवीर ने भी शिवाय के मुंह पर मारकर कहा, अंडरस्को, जरूर से ज्यादा बकवास करने लगे हो मिस्टर शिवाय रघुवंशी। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आता। ऑफिस में काम करता हूँ, सैलरी लेता हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि जो मन में आएगा मुझे कुछ भी सुनाकर चले जाओगे। हर्षवर्धन ने एक बार फिर से दोनों को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन दोनों का ही गुस्सा चरम सीमा पर था। शिवाय से अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देखे गए और राजवीर से बर्दाश्त नहीं हुआ कि शिवाय ने उस पर हाथ उठाया। हर्षवर्धन ने शिवाय को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कहा, अंडरस्को, शिवाय क्या कर रहे हो? घर का जमाई है, अपने घर के जमाई पर हाथ उठाओगे? शिवाय ने अपनी लात से राजवीर के पैर पर मारते हुए कहा, अंडरस्को, हाथ नहीं उठाऊंगा चाचू, पैर उठाऊंगा। आज इसे मार मार कर सीधा कर दूंगा। हम सब सोचते हैं कि ये बहुत समझदार है, पर यह समझदार नहीं है। इसमें तो दुनिया भर का एटीट्यूड है जिसे हमारी रूही झेलती है। शिवाय ने झटका मारा और उसकी पकड़ हर्षवर्धन से छूट गई। शिवाय आगे आया और राजवीर को मारने के लिए हाथ उठाने लगा। राजवीर ने उसका हाथ वही पकड़ा और मरोड़ते हुए टेबल पर उसका मुंह लगाते हुए कहा, अंडरस्को, रूही मुझे नहीं झेलती, मैं रूही को झेलता हूँ। जानते क्या हो रूही के बारे में? रूही मुझे बात बात पर ब्लैकमेल करती है। शिवाय ने भी खुद को मजबूत किया और जैसे तैसे पलटकर राजवीर के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, अंडरस्को, क्या ब्लैकमेल किया उसने? बताता क्यों नहीं? ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन ने कि तू उसे डिवोर्स देने पर उतारू हो गया? इतना कहकर उसने भी राजवीर को दीवार से लगा दिया। अब तो हर्षवर्धन से बर्दाश्त नहीं हुआ। हर्षवर्धन दोनों के सामने गया। उसने राजवीर की बाजू पकड़ी और खींचकर एक चांटा राजवीर के गाल पर चढ़ दिया। राजवीर कुछ समझता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने शिवाय के कॉलर पकड़े और एक पंच शिवाय के मुंह पर मार दिया और फिर चिल्लाता हुआ बोला, अंडरस्को, अगर दोनों फिर से हाथापाई करने लगे तो सच कहता हूँ पुलिस को बुला दूंगा और तुम दोनों की बेल भी नहीं करवाऊंगा। दोनों ही खा जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, साले मेरी बहन को रुलाएगा? मेरी बहन को, वह जो दिन रात तेरे लिए उस छोटे से घर में एडजस्ट कर रही है, उसे रुलाएगा? राजवीर ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्को, साला तू मेरा है, मैं तेरा नहीं हूँ। जुबान संभाल कर बात कर, रघुवंशी फैमिली का जमाई हूँ मैं। शिवाय ने हाथ तो नहीं उठाया क्योंकि उसे हर्षवर्धन ने वार्न किया था, लेकिन फिर से उंगली दिखाकर राजवीर से कहा, अंडरस्को, जमाई की ऐसी की तैसी हमारी बहन को रुलाएगा तो हम तुझे जमाई मानेंगे? तुझे जमाई नहीं जमा देंगे, समझा तू? राजवीर ने भी गुस्से में एक पंच दीवार में मारा और फिर शिवाय की तरफ उंगली दिखाकर कहा, अंडरस्को, साले तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू राजवीर को जमाएगा। राजवीर अकेला ही चार पर भारी है, ऐसी हड्डियां तोड़ूंगा जो कभी नहीं जुड़ेंगी, समझा तू? अब तो हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। उसे नोचते हुए कहा, अंडरस्को, मैं तो पहले ही दिव्यांश और शिवाय की लड़ाई से दुखी था और तुम भी ऐसे ही लड़ने लगे, कहाँ जाऊं मैं? शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देखा और बोला, अंडरस्को, आप क्यों कहीं जाने लगे? चाचू जाएगा तो ये? राजवीर ने भी गुस्से में शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्को, हाँ तो मुझे भी यहाँ काम करने का शौक नहीं है, चला जाऊंगा। वैसे भी चाचू ने धोखे से बॉन्ड पर साइन करवाए थे, खुशी से यहाँ नहीं आया था, अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी गुलामी करते करते अपने सपने तो मैंने छोड़ दिए। राजवीर ने अपने दिल पर उंगली रखकर दबाते हुए कहा, अंडरस्को, आज भी यहाँ दर्द होता है कि क्यों मैंने अपने सपने छोड़ दिए। हर्षवर्धन ने फिर से चिल्लाकर कहा, अंडरस्को, शांत हो जाओ। दोनों एक और शब्द कहा तो दोबारा से दोनों को मारूंगा। दोनों शांत हो गए। राजवीर ने अपनी कमर पर हाथ रखा और अपने केबिन में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। वही शिवाय, उसका गुस्सा तो जैसे अभी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसने एक शो पीस उठाया और राजवीर की टेबल पर दे मारा और राजवीर की टेबल जो कि कांच की बनी थी उसका चुरा हो गया।
राजवीर ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर अपने बैग को, जिस पर कांच गिर गया था। राजवीर गुस्से में देख तो शिवाय को रहा था, लेकिन अपने बैग के पास गया। उसने अपने बैग को झाड़ा और फिर उसे सोफे पर रख दिया। शिवाय की नज़र सोफे पर गई जहां डाइवोर्स पेपर रखे थे। शिवाय को और ज्यादा गुस्सा आ गया। शिवाय सीधा हर्षवर्धन के सामने जाकर बोला, अंडरस्को, आपने किसके कहने पर डाइवोर्स पेपर बनवाए? हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, शिवाय तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सच में रघुवंशी मेंशन से बाहर फेंक दूं। शिवाय ने और ज्यादा गुर्राते हुए कहा, अंडरस्को, फेंकना है तो फेंक देना, लेकिन जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आपने किससे पूछकर डाइवोर्स पेपर बनवाए? क्या राजवीर ने आपसे कहा कि रूही से डिवोर्स चाहता है, या रूही ने आपसे कहा कि वह राजवीर से डाइवोर्स चाहती है, या आपके अंदर खुद इतना दिमाग है कि आपने बिना सच्चाई जाने डाइवोर्स पेपर बनवा दिए? अब हर्षवर्धन सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसे कहा तो किसी ने नहीं था। ना तो राजवीर ने उसे डिवोर्स पेपर बनवाने के लिए कहा और ना ही रूही ने। उसने तो खुद ही सोचकर डाइवोर्स पेपर बनवा दिए। हर्षवर्धन की चुप्पी देखकर शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को, अब चुप क्यों हो गए, बताओ ना, आपने किसके कहने पर डाइवोर्स पेपर बनवाए? हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर ने अपनी नज़र झुका ली, क्योंकि राजवीर ने तो हर्षवर्धन पर अपना गुस्सा निकाला था। डाइवोर्स की बात तो उसने नहीं की थी। शिवाय ने फिर राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को, तुझसे पूछ रहा हूं, तू ही बता दे, क्या तूने चाचू को डाइवोर्स पेपर बनवाने के लिए कहा था? राजवीर ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने राजवीर का बैग, जो उसने सोफे पर रखा था, उसे उठाया और धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। राजवीर को गुस्सा आ गया और उसने शिवाय का कॉलर पकड़कर फिर से एक पंच शिवाय के मुंह पर जड़ दिया। शिवाय को भी गुस्सा आ गया, उसने भी बदले में राजवीर के मुंह पर पंच जड़ दिया। हर्षवर्धन उन दोनों को देखकर चिल्लाता हुआ बोला, अंडरस्को, पैंथर। थोड़ी देर बाद पैंथर उस केबिन में आया। पैंथर ने उस केबिन की हालत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही राजवीर और शिवाय एक दूसरे को मार रहे थे। पैंथर को देखकर हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, कॉल द पुलिस। पैंथर की आंखें हैरानी से फैल गई। हर्षवर्धन ने पैंथर के कॉलर पकड़े और उसे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, अब क्या तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगे? आई सड कॉल द पुलिस। ये दोनों अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनकी कोई बेल नहीं कराएगा। जब दोनों ने ये बात सुनी तो रुक गए, लेकिन अब हर्षवर्धन रुकने वाला नहीं था। उसने पैंथर को देखकर कहा, अंडरस्को, जो कह रहा हूं वह करो, वरना तुम भी इनके साथ जेल जाओगे। पैंथर ने तो बड़ी मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो, मैं इनके साथ जेल नहीं जाऊंगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। हर्षवर्धन ने उन दोनों को देखकर कहा, अंडरस्को, मारो अब एक दूसरे को दोनों। जब पुलिस स्टेशन जाओगे तब पता चलेगा, और मैं तो आज तुम दोनों की बेल भी नहीं करवाने वाला, और देखता हूँ मेरे अलावा तुम दोनों की बेल कौन करवाता है। CH-265 तुम वापस कब आओगी? जब दोनों ने ये बात सुनी तो रुक गए, लेकिन अब हर्षवर्धन रुकने वाला नहीं था। उसने पैंथर को देखकर कहा, अंडरस्को, जो कह रहा हूँ वह करो, वरना तुम भी इनके साथ जेल जाओगे। पैंथर ने तो बड़ी मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो, मैं इनके साथ जेल नहीं जाऊंगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। हर्षवर्धन ने उन दोनों को देखकर कहा, अंडरस्को, मारो अब एक दूसरे को दोनों। जब पुलिस स्टेशन जाओगे तब पता चलेगा, और मैं तो आज तुम दोनों की बेल भी नहीं करवाने वाला, और देखता हूँ मेरे अलावा तुम दोनों की बेल कौन करवाता है। अब आगे। हर्षवर्धन ने जैसे ही पैंथर कंस्ट्रक्शन दी, पैंथर ने पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में रघुवंशी इंडस्ट्रीज में पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर सारे एम्प्लॉय हैरान हो गए। आज तक रघुवंशी इंडस्ट्रीज में पुलिस नहीं आई थी, लेकिन आज शिवाय ने पुलिस को भी रघुवंशी इंडस्ट्रीज बुला लिया। शिवाय था ही ऐसा, सारे काम वही करता था जिससे हर्षवर्धन चिढ़ता था। थोड़ी देर बाद पुलिस राजवीर और शिवाय के केबिन में पहुंच गई।
दोनों ने एक दूसरे के कॉलर को पकड़ा हुआ था और हर्षवर्धन जेब में हाथ डालकर गुस्से में दोनों को देख रहा था। हर्षवर्धन ने जैसे ही इंस्पेक्टर को देखा तो बोला, अंडरस्को, अरेस्ट देम। इंस्पेक्टर की आंखें खुली की खुली रह गई। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन को जानता था। वह हर्षवर्धन के पास आया। हर्षवर्धन के साथ उसने हैंडशेक किया और बोला, अंडरस्को, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी? हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, मेरा खून पीकर रखा हुआ है, इसलिए दोनों को लेकर जाओ। इंस्पेक्टर को देखकर राजवीर और शिवाय ने एक दूसरे का कॉलर छोड़ दिए। इंस्पेक्टर ने फिर से हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, अंडरस्को, बच्चे हैं, इन्हें तुम बच्चा कहते हो? ये 27 साल का सांड हो रहा है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने राजवीर के सिर में एक मारा और फिर शिवाय का कॉलर पकड़कर उसे हल्का सा खींच कर कहा, अंडरस्को, और ये इस महीने 26 का कंप्लीट हो जाएगा और तुम इसे बच्चा कह रहे हो। पेंथर ने शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, सर इस महीने आपका बर्थडे है। शिवाय ने भी मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। पेंथर ने हंसकर कहा, अंडरस्को, तो फिर सर पिछली बार की तरह खूब मस्ती करेंगे। तब तक तो दिव्यांश सर भी इंडिया वापस आ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा सर। शिवाय ने भी मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, हाँ यार पेंथर, मैं तो भूल गया था मेरा बर्थडे आने वाला है। इस बार भी बार में चलेंगे जहाँ पिछली बार गए थे। यार क्या सही लड़कियां थी वहाँ। वहीं हर्षवर्धन ने गुस्से में पेंथर को देखा और उसका कॉलर पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहा, अंडरस्को, ये जगह है ये बात डिस्कस करने की। हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह जितना अपने मुस्टंडे भतीजे को संभालने की कोशिश करता, उसके भतीजे उतना ही उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। हर्षवर्धन ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, प्लीज इंस्पेक्टर ले जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर ने कहा, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी आपकी रेपुटेशन। रघुवंशी फैमिली की रेपुटेशन का क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हर्षवर्धन ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप इन दोनों को ले जाइए, वरना मेरे हाथों से आज 2 कत्ल हो जाएंगे, एक राजवीर का और एक शिवाय का, और अगर ये पेंथर का बच्चा बीच में आया तो इसे भी जान से मार दूंगा। तो बेहतर होगा कि आप इन दोनों की जिंदगी मेरे हाथों से बचा ले। इंस्पेक्टर समझ गया कि सच में हर्षवर्धन इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने शिवाय की तरफ और देखकर कहा, अंडरस्को, चलिए मिस्टर रघुवंशी। शिवाय ने एक नज़र हर्षवर्धन को देखा और इंस्पेक्टर के साथ जाने लगा। वह 2 ही कदम चला था कि उसने राजवीर की बाजू पकड़ी और अपने साथ खींचते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू ने तेरी भी रिपोर्ट करवाई है समझा, चल मेरे साथ, बड़ा जीजा बना फिरता है। राजवीर ने भी अपना हाथ शिवाय से झटकते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ तो चल रहा हूँ ना, तेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पैर सलामत है मेरे। इंस्पेक्टर और उसके 4 कांस्टेबल शिवाय और राजवीर को ले जा रहे थे। वही शिवाय तो एटीट्यूड के साथ जा रहा था, राजवीर भी अपने कपड़े झाड़ता हुआ चल रहा था। रघुवंशी इंडस्ट्रीज के स्टाफ को लगा कि शायद शिवाय और राजवीर किसी काम से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने एटीट्यूड में चल रहे थे। किसी को पता ही नहीं चला कि हर्षवर्धन ने उन दोनों को अरेस्ट करवाया है। शिवाय जैसे ही रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर निकला, हीर ने शिवाय को देख लिया। हीर को थोड़ी सी टेंशन हो गई और वह सीधा हर्षवर्धन के केबिन में चली गई। हीर ने जैसे ही केबिन का गेट खोला, उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। उस केबिन में अब भी सारी जगह कांच बिखरा हुआ था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ जेब में डाला हुआ था और एक हाथ से अपने सिर को पकड़ा हुआ था। वही पेंथर अब तक वहां से जा चुका था। हीर ने हर्षवर्धन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने जल्दी से जाकर हर्षवर्धन को गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने हीर को जैसे ही अपने करीब महसूस किया, अपनी बाहें हीर के कमर पर लपेट दी। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, एक दूसरे को संभाल रहे थे। हीर बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं रही थी। वही हर्षवर्धन ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा, अंडरस्को, तुम वापस कब आओगी? अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे सिर में दर्द है।
हीर कुछ नहीं बोली, उसने अपनी पकड़ हर्षवर्धन पर कस दी। वह बिना बोले ही हर्षवर्धन को समझाना चाहती थी कि वह तो हमेशा ही हर्षवर्धन के पास है। अमेरिका में एक सुनसान सी फैक्ट्री में एक आदमी चेयर से बंधा हुआ था। वह आदमी देखने में इंडियन था। उस आदमी के चेहरे पर बहुत सारे चोटों के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उस आदमी को बुरी तरीके से मारा गया है। वह आदमी बोलने की हालत में भी नहीं था, उसकी आंखें कभी बंद होती और कभी खुल जाती। उसके बिल्कुल सामने वरदान खड़ा था। वरदान ने उसके माथे पर गन पॉइंट की हुई थी। वरदान ने कहा, अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौर्य पर अटैक करने की? जानते भी हो शौर्य कौन है? जान है मेरी, बेटा है मेरा, और तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, अंडस्को, लेकिन तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है। वरदान ने गुस्से में कहा, अंडस्को, शौर्य बेटा ही है मेरा और तुम्हें मैं अपने और शौर्य के रिश्ते की एक्सप्लेन दूंगा। औकात देखी है अपनी। इतना कहकर वरदान ने ट्रिगर पर अपनी उंगली दबाई, लेकिन गोली उस आदमी को लगती उससे पहले ही वह आदमी गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अंडस्को, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहता था, मुझे तो किसी ने शौर्य को मारने की सुपारी दी थी। वरदान ने ट्रिगर से उंगली हटा ली और बोला, अंडस्को, किसने दी मेरे बेटे को मारने की सुपारी? वह आदमी बोला, अंडस्को, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं बता दूंगा। वरदान ने हंसकर कहा, अंडस्को, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मरने से पहले अगर कुछ पुण्य कमाना चाहते हो तो बता दो कि शौर्य पर अटैक करने की सुपारी किसने दी, वरना गोली तुम्हारे सीने के आर पार होगी। वह आदमी कुछ नहीं बोला। वरदान ने बिना सोचे समझे उसके माथे पर गन को पॉइंट किया और एक ही सेकंड में शूट कर दिया। वह आदमी थोड़ी ही देर में मर चुका था। वरदान ने पीछे पलटकर अपने आदमियों को देखा और बोला, अंडस्को, ले जो इसे और पता करो इसे किसने शौर्य पर अटैक करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उन आदमियों ने गर्दन झुकाई और हमें गर्दन हिला दी। वरदान वहां से चला गया। वरदान अब भी माफिया किंग से जुड़ा हुआ था, ये बात किसी को नहीं पता थी। वरदान ने अपनी छवि बहुत साफ सुथरी कर ली थी, लेकिन वक्त आने पर वह फिर से माफिया किंग बन जाता था। आज भी वह माफिया किंग बनकर ही उस आदमी को शूट करके आ गया। वरदान ने अपनी छवि इसलिए भी साफ की थी क्योंकि वह जानता था अगर वंशिका को इसकी हकीकत का पता चलेगा तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। और वरदान वंशिका को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, किसी भी कीमत पर नहीं। वरदान वहां से निकलकर सीधा शौर्य और सृष्टि के अपार्टमेंट में पहुंचा। वरदान और वंशिका दोनों ही उनके अपार्टमेंट में रुके हुए थे। आज सांझ भी उन सब से मिलने आई थी। आना तो दिव्यांश भी चाहता था, लेकिन दृष्टि और शौर्य ने उसे स्ट्रिक्टली आने के लिए मना किया था, इसलिए भी अपने ही अपार्टमेंट में टाइम पास कर रहा था। शौर्य के अपार्टमेंट में सब डिनर कर रहे थे। वंशिका और वरदान दृष्टि को समझाना चाहते थे कि इन सब में दिव्यांश की कोई गलती नहीं है, लेकिन वरदान और वंशिका दोनों की ही हिम्मत दृष्टि से बात करने की नहीं थी। दोनों को ही वह सही मौका नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। सबने अच्छे से खाना खाया। वही सांझ तो बस चोर नजरों से शौर्य को ही निहार रही थी। शौर्य भी सांझ को नोटिस कर रहा था, लेकिन सबके सामने उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद सब डिनर करके सिटिंग एरिया में बैठे थे। वही सांझ किचन में क्रोकरी साफ कर रही थी। वैसे तो सबने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी वह मानी नहीं और क्रोकरी साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद किचन में शौर्य पानी पीने आया। शौर्य ने पानी पिया, सांझ के पास रख दिया। सांझ ने वह गिलास भी धोकर एक साइड रख दिया। सांझ ने फिर अपना हाथ नैपकिन से पूछा और किचन से बाहर आने लगी। तभी शौर्य ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सांझ को पहले हैरानी हुई, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही शौर्य ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मेरे दिल में जगह बना लोगी? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं सच में किसी और से प्यार करता हूँ, जिससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो बेहतर होगा कि मेरे आसपास ऐसी हरकतें मत करो जिससे मैं इरिटेट हो जाऊं।
सांझ को भी गुस्सा आ गया। सांझ ने अपना हाथ शौर्य की हाथ से छुड़वाते हुए कहा, अंडस्को, अपने दिमाग से यह फितूर निकाल दो कि मैं ये सारी हरकतें आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ। हर बात पर मुझे इस बात का ताना मत मारा करो कि आप किसी और से प्यार करते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसी से करते रहिए, और दिमाग से आप यह फितूर निकाल दीजिए कि मैं आपके आगे पीछे घूमूंगी, समझे। और ये काम मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको इम्प्रेस करना है, बल्कि इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि दृष्टि ने खाना बनाया, वह थक गई, और बुआ वह हम सबके झूठे बर्तन साफ करती हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह बड़ी है इसलिए मैंने साफ कर दिए। सांझ को आज सच में शौर्य पर गुस्सा आ गया, क्योंकि शौर्य हर बात पर सांझ को नीचा दिखाने लगता था। सांझ ने अपनी बात कही और वहां से चली गई। वहीं शौर्य हैरानी से सांझ को जाते हुए देख रहा था। ये पहली बार था जब सांझ ने शौर्य को जवाब दिया था। सांझ भी क्या करती, शौर्य की बात सुन सुनकर उसका भी दिमाग खराब होने लगा। सांझ भी सबके साथ आकर सीटिंग एरिया में बैठ गई और बात करने लगी। शौर्य भी वहीं आ गया, लेकिन सांझ अपने दिल के हाथों मजबूर अब भी शौर्य को चोर नजरों से देख रही थी, और शौर्य भी इस बात को नोटिस कर रहा था। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, झूठी कहीं कि अंदर तो बड़े एटीट्यूड के साथ बोलकर आई थी कि मुझे इम्प्रेस नहीं कर रही, लेकिन इसकी आंखें ऐसा लगता है जैसे इसकी ही बात नहीं मानती। मेरे पास सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आदतों से बाज नहीं आएगी, पागल लड़की। वही दिव्यांश तो अपने अपार्टमेंट में सांझ का वेट कर रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी अब्सेंस में वहां क्या बातें हुई। क्या किसी ने दृष्टि को समझाने की कोशिश की? क्या मिस्टर और मिसेस राजावत ने दृष्टि को समझाया? यही सब सोचता हुआ दिव्यांश सांझ का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज तो जैसे उसके इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी। फाइनली थोड़ी देर बाद सांझ अपने अपार्टमेंट में वापस आई। शौर्य ने जो सांझ को कहा था उस वजह से सांझ का दिमाग भी पूरे तरीके से खराब हो रहा था। वही दिव्यांश ने जब सांझ को देखा तो जल्दी से उसके पास आया और बोला, अंडस्को, सांझ क्या बात हुई वहाँ? क्या किसी ने दृष्टि को समझाने की कोशिश की? क्या दृष्टि ने मुझे माफ कर दिया, बताओ ना। सांझ का तो पहले ही दिमाग खराब था, ऊपर से दिव्यांश के सवाल उसे और ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। सांझ ने हल्के गुस्से में दिव्यांश को देखा और बोला, अंडस्को, जीजू मेरी खुद की लंका लगी हुई है, मैं आपको कैसे समझाऊं, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, आपका नाम भी नहीं लिया किसी ने। बुआ जी और फूफा जी ने एक बार भी आपका जिक्र दृष्टि दी के सामने नहीं किया, और वह शौर्य, उसे तो जैसे मुझे परेशान करने में मजा आता है। सांझ ने थोड़ा गुस्से में कहा, अंडस्को, आपको पता है जीजू, उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने इतने सारे बर्तन मांजे, इतने सारे बर्तन, और वह मुझे ही सुना कर चला गया। लेकिन आज मैं भी चुप नहीं रही, मैंने भी सुना दिया। क्या करती, बार बार एक ही बात बोलता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, पता नहीं किसे प्यार करता है। पागल लड़का, झूठा कहीं का, कहती हुई सांझ अपने कमरे में चली गई। शिवाय तो आंखें फाड़े सांझ को देख रहा था। कौन कराएगा राजवीर और शिवाय की बेल?